जय हिंद फ्रेंड्स। और इधर पिछले 2-3 दिनों से मैंने पोस्ट भी किया था कि जल्द ही आपको मैं दूसरा वॉल्यूम जो ये लीग ऑफ नेशंस का था, तो दूसरा वॉल्यूम मैं कुछ कारणों से नहीं बना पाया। तो आज मैं आपके सामने दूसरे वॉल्यूम को लेकर के हूँ। तो लीग ऑफ नेशन में जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसकी स्थापना हमने देखी थी, इसके उद्देश्य को देखा था, इसके प्रतीक चिन्ह को देखा था और इसके जो अंग थे वो अंग भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था। तो आज हम लोग लीग ऑफ नेशंस के अंग के बारे में पढ़ेंगे। लीग ऑफ नेशन के अंग के बारे में आप जानिए, लीग ऑफ नेशंस के 5 अंग हैं। मूलतः 4 ही अंग थे, लेकिन एक जो चौथा अंग, जो 5वां अंग जो बना, वो बना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ या श्रम संघ। तो ये 5 अंग हैं इसके। तो 5 अंगों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, जिसमें पहला अंग है असेंबली। पहला अंग है असेंबली। असेंबली की हिंदी होती है सभा, ठीक है। दूसरा अंग है कौंसिल, COUNCIL, कौंसिल। कौंसिल जिसकी हिंदी होती है परिषद। तीसरा है सेक्रेटारिएट। सेक्रेटारिएट इसका होता है सचिवालय। चौथा जो अंग है, ये पहले था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इंटरनेशनल जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का नाम ही बदल करके बाद में ये हो गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और 5वां अंग है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ या मजदूर संघ। यही 5 अंग हैं। लीग ऑफ नेशन के 5 अंग हैं। आज इसी 5 अंग के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला जो अंग है हम लोगों का है असेंबली। पहले इसको हम लोग समझते हैं। ये 5 अंग याद रख लीजिए, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। असेंबली यानी सभा, कौंसिल परिषद, सेक्रेटारिएट सचिवालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यानी अस्थाई कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थाई कोर्ट। बाद में इसका नाम हो गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हम लोग देखेंगे आगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ये 5 अंग हैं। हम लोग इन 5 अंगों को बारी बारी से देखेंगे, जिसमें पहला अंग हम लोग देखते हैं। कौन सा? पहला अंग असेंबली।
अब इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे, पहला अंग असेंबली के बारे में। इसमें देखिए कि सभा का जो मुख्यालय है ये है जेनेवा में, मैक्सिमम ऑफिस जेनेवा में ही रहता है, तो सभा का भी मुख्यालय है जेनेवा में। तो इसका जो होता है लीग ऑफ नेशंस, इसको हम लोग शॉर्ट में LON कहेंगे, LON। लीग ऑफ नेशन के जितने सदस्य देश होंगे वे सभा के भी सदस्य होंगे। लीग ऑफ नेशंस के सभी सदस्य सभा के सदस्य होते हैं, सभा के सदस्य होते हैं। लीग ऑफ नेशन के सभी सदस्य सभा के सदस्य होते हैं। अब देखिए आपको इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 जनवरी 1920 को, चूँकि आपको पिछले वीडियो में बताए थे, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। तो जिस समय स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 42। और बाद में जब ये संस्था चली है, कब तक आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, 20 अप्रैल 1946 तक। 20 अप्रैल 1946 में ये पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो बाद में इसमें सदस्यों की संख्या 60 हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि लीग ऑफ नेशंस के सभा में 1920 में कितने सदस्य थे, तो इसका उत्तर होगा 42। और 1946 में सभा में कितने सदस्य थे, तो इसका उत्तर होगा 60। ठीक है, यहाँ से जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आप इस प्रश्न को भी जानिए, देखिए। दूसरा जो है, इसकी वार्षिक बैठक होती है। इसकी वार्षिक बैठक कहाँ होती है? जेनेवा में होती है। इसकी वार्षिक बैठक जेनेवा में होती है। अब आपको ये इस लाइन से तो ये समझ में आ गया होगा कि इस साल में इसकी एक बैठक होती है, लेकिन आप इसके बारे में और भी जानिए कि इसकी बैठक साल में कई बार भी हो सकती है। अगर परिस्थितियां वैसी आ जाएं तो साल में कई बैठकें भी हो सकती हैं। इसकी वार्षिक बैठक होगी कहाँ में? जेनेवा में होती है। अब है लिखने की खास ज़रूरत है नहीं, अब चूँकि ये संस्था भी रही नहीं, फिर भी जब हम लोग से एक संस्था के बारे में पढ़ें तो उसको प्रेजेंट टेंस में ही जानना चाहिए। तीसरा जो है, इसमें जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र होगा ये 3 सदस्य सभा में भेज सकते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र या देश सभा में 3 सदस्य भेज सकते हैं। 3 सदस्य भेज सकते हैं, लेकिन याद रहे इस 3 सदस्य का 3 वोट नहीं गिना जाएगा, इसका एक ही वोट होगा। क्योंकि ये तीनों सदस्य भले जाएंगे लेकिन वहाँ पर 3 में से एक ही आदमी वोटिंग करेगा, इसलिए इसमें काउंटिंग होगा एक ही सदस्य का। तो लेकिन प्रत्येक सदस्य राष्ट्र सभा में कितना सदस्य भेज सकता है? तो वो 3 सदस्य भेज सकते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रसंघ में सदस्य राष्ट्र कितने सदस्य भेज सकते थे, तो भेज सकते थे 3 सदस्य। इसको आप याद रखें। अगला देखिए, इसमें है कि ये 2 व्यक्ति की नियुक्ति भी करता है। दूसरा जो हम लोग अंग है, हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं,
परिषद जो है, परिषद तथा परिषद के जितने सदस्य होंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। तो परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी यही करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति सभा ही करता है। तो परिषद के सदस्य तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? की नियुक्ति सभा करती है। अब देखिए, इसमें ABCD 4 काम आपने देखा। तो 4 काम आपने देखा कि परिषद, ये पहला काम देखा कि लीग ऑफ नेशंस के सभी सदस्य सभा के सदस्य होते हैं। इसकी वार्षिक बैठक जेनेवा में होती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र सभा में 3 सदस्य भेज सकते हैं, लेकिन उसका काउंटिंग होगा 1। और परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति परिषद के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सभा करती है। ये हमारा हो गया सभा। दूसरा अंग देखिए, जिस भी आदमी को जो दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। दूसरा अंग हम लोग देखते हैं। दूसरा अंग क्या था? काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल यानी परिषद। काउंसिल ये LON का कार्यकारिणी अंग होता है। ये नंबर कार्यकारिणी अंग यानी परिषद LON का कार्यकारिणी अंग होता है। कार्यकारिणी अंग होता है। परिषद LON का कार्यकारिणी अंग होता है। मतलब ये कार्यकारिणी अंग समझना जरूरी है कि जितने भी LON के काम होते हैं उन कामों का लेखा जोखा कौन रखता है? तो परिषद रखता है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात इसमें आइए, इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। 2 तरह के सदस्य होते हैं। इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। 2 तरह के सदस्य कौन सब होते हैं ये जानना है। एक होता है अस्थाई सदस्य और एक होता है अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य और अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य की संख्या 5 थी और अस्थाई सदस्य की संख्या बढ़ती घटती रहती थी। जैसा कि आप इसमें इतना आप याद रखिए, 1939 में इसके सदस्यों की अस्थाई सदस्यों की संख्या 11 हो गई थी, जबकि इसके पहले 4 थे, फिर बढ़ते गए 5 हुआ, फिर 7 हुआ,
और 39 में इसमें सदस्यों की संख्या 11 हो गई। तो अस्थाई सदस्य कौन सब थे इसको भी जानना जरूरी है। अस्थाई सदस्य का एक लिस्ट आपको बना देते हैं। अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदस्य कौन सब थे? एक ब्रिटेन था, ब्रिटेन। एक फ्रांस था। अस्थाई सदस्य में ब्रिटेन था, फ्रांस था, बाद में रसा भी शामिल हुआ था। रसा जिसको आप रसिया भी पढ़ सकते हैं, रशा भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी में अगर बोलने की ज़रूरत हो तो रूस भी, चूँकि अब सोवियत रूस इसका नाम है, तो सोवियत रशा हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस समय रशा ही था। ब्रिटेन, फ्रांस, रसा, जापान और इटली, ये इसके अस्थाई सदस्य थे। और वो अस्थाई सदस्य में जैसे कि हमारा भारत भी था, भारत वो अस्थाई सदस्य में था, और भी देश थे, यानी कुल मिला जुला करके 11 देश थे। तीसरी बात इसमें आती है, यह महासचिव, जो तीसरा अंग हम लोग पढ़ेंगे, सेक्रेटारिएट, देख लीजिए, सेक्रेटारिएट। सेक्रेटारिएट जिसको आप सचिवालय कहते थे, सचिवालय, सचिवालय का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है जिसका नाम है महासचिव। तो महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखिए, परिषद करता है। तो काउंसिल में आपको जो याद रखने योग्य बात है, तो यह LON का कार्यकारिणी अंग है। इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, अस्थाई सदस्य और अस्थाई सदस्य। और अस्थाई सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अस्थाई सदस्य पहले 4 थे। ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान था, इटली था, लेकिन बाद में रसा बाद में जुटा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो एक मुख्य काम है, ये सेक्रेटारिएट में जो एक पदाधिकारी होता है, महासचिव, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति परिषद करता है। ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं तीसरे अंग में। तीसरा अंग यहाँ आइए। तीसरा अंग है सेक्रेटारिएट। सेक्रेटारिएट जिसको आप कहते हो क्या? सचिवालय। सेक्रेटारिएट, सचिवालय। यह अंग राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा अंग होता है। सचिवालय राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरा, सचिवालय के प्रधान को, सचिवालय के प्रधान को
क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। ये याद रखना है। सचिवालय के प्रधान को महासचिव कहा जाता है। सचिवालय के प्रधान को महासचिव कहा जाता है। तीसरा देखिए, यह जो महासचिव होता है यह सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है। यानी कितने अंग हैं? तो 4 अंग और बच रहे हैं। तो 4 अंग में सबों पर नियंत्रण कौन रखेगा? महासचिव। महासचिव सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है। महासचिव सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है। और महासचिव की नियुक्ति, चूँकि आप पहले पढ़े अभी तुरंत, महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो परिषद करता है। परिषद करता है। ये इसके 4 मौलिक तथ्य हैं सेक्रेटेरिएट के। इसमें देखिए, सचिवालय राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। महत्वपूर्ण अंग होता है। सचिवालय के प्रधान को महासचिव कहा जाता है। महासचिव जो होता है ये सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है और महासचिव की नियुक्ति परिषद करता है। तीसरा अंग है, चौथा अंग है हमारा कौन सा? वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। पंखा चलो। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इसको रखा जाए। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसका नाम पहले यही था। बाद में इसका नाम हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी हिंदी अगर आप जानें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, ये नंबर में देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? हॉलैंड के नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है। दूसरा जो है, इसके तथ्य जो है, मुख्यालय आप जान गए द हेग में है। अब देखिए इसकी कार्य की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच, ये 2 भाषा है। इसके कार्य की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है।
जब आप यही अंग पढ़िएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो इसको एक ट्रिक मैं अभी ही आपको बताता हूँ। जैसे ACEF, उसके बाद RS, देखिए यहाँ B गैप है, ये अमेरिकन नहीं है, ये अरबिक है। अरबिक संयुक्त राष्ट्र संघ में जब आप पढ़िएगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, वहाँ कार्य की भाषा 2 ही है, लेकिन मान्यता मिली है 6 भाषाओं। मान्यता कितनी भाषाओं को मिली है? 6 भाषाओं। एक C जो है ये चाइनीज है, ठीक है, अरबिक, चाइनीज, ये तो आपका इंग्लिश ही है, इंग्लिश। ये फ्रेंच है, ये रसियन है, ये स्पेनिश है। अब देखिए, ये कार्य की भाषा मूल रह गई, उसमें भी इंग्लिश और फ्रेंच है, और इसमें भी इंग्लिश और फ्रेंच ही रह गई। लेकिन मान्यता मिली थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूएनओ के लिए। यूएनओ में 6 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ACEF RS। देखिए लगातार वाला, ये खाली यहीं गैप है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश यानी स्पेनी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। अब ये देखिए 15 न्यायाधीश ये इकट्ठे नहीं हो गया था। 15 न्यायाधीश में जिसमें इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, 1920 में इसके ये सदस्य, ये जो न्यायाधीश होते थे वो मात्र 11 होते थे। लेकिन 1931 में यह संख्या बढ़ करके 15 हो गई और ये रह गई 1946 तक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि LON के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो उसका होगा 11। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1931 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, तो आप याद रखिएगा 15। ओवरऑल आपको यही याद रखना होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और D जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, ये किसी देश का झगड़ा नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच अगर झगड़ा का मामला आता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद कोई खड़ा होता है, तो वैसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोर्ट होता है, इंटरनेशनल कोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, ये किसका काम है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ये है चौथा अंग। और एक अंग है हमारा 5वां अंग, वो आप देख लीजिए। पांचवा अंग है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना भी 1920 में हुई थी। अब इसकी स्थापना में ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, इसकी स्थापना में किस नेता की ज़बरदस्त भूमिका रही। तो एक फ्रांस के समाजवादी नेता थे, फ्रांस के सोशलिस्ट लीडर थे, फ्रांस के समाजवादी नेता, उसका नाम था थॉमस अल्बर्ट। थॉमस अल्बर्ट। ये थॉमस अल्बर्ट ने मज़दूरों के हित के लिए, मज़दूरों के वेतन के लिए, मज़दूरों के स्वास्थ्य के लिए, उनको लगा कि इस विश्व में मज़दूरों के हितों की रक्षा करने के लिए भी एक संघ की स्थापना होनी चाहिए। तो थॉमस अल्बर्ट की ही मदद से एक संस्था बनी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। कब? 1920 में। इसका काम क्या है? मज़दूरों को शोषण से मुक्त करना। मज़दूरों को शोषण से मुक्त करना है। उसके बाद मज़दूरों के काम के घंटे नियत किए जाएं। चूँकि पहले जो था 1920 के पहले मज़दूरों के काम के घंटे फिक्स नहीं होते थे। जैसे आज हमारे यहाँ है ना कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मज़दूरों का कार्यकाल है, इतना देर वो काम कर सकता है। अगर इसके अलावे अगर काम कराते हैं तो उसको पार्ट टाइम, उसको अलग से पैसा देना होता है। तो मज़दूरों के काम के घंटे फिक्स होने से उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है, इसलिए उसके काम के घंटे फिक्स किए गए। तीसरी बात जो आई कि मज़दूरों के काम के घंटे तो फिक्स हों ही, साथ साथ मज़दूरों को मिलने वाला जो वेतन है, मज़दूरों को मिलने वाला वेतन भी फिक्स हो, वेतन भी नियत हो। ये इसकी कोशिश रहती थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। और इसके स्वास्थ्य संबंधी भी, यानी अगर उसके काम के घंटे फिक्स हो जाएं, उसको वाजिब वेतन मिल जाए, मजदूरी, वेतन को मजदूरी कह सकते हैं आप, चूँकि वेतन होता है सरकारी में, मजदूरी, मज़दूरों को मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी जो है अगर फिक्स कर दिया जाए और उसके काम के घंटे फिक्स कर दिए जाएं तो उसके स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन आता है। और इसी भावना से प्रेरित होकर के थॉमस अल्बर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की। और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आप सीधा सीधे याद रखिए कि इसके 5 अंग हैं। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यही तो अंग है जिसका मुख्यालय द हेग में है। और शेष का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और मोटा मोटी आप यह भी याद रखिए, जितना ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम का, हम सब नहीं कह रहे, मैक्सिमम का मुख्यालय जेनेवा में ही है। ये आपको मोटा मोटी याद रखना है। हम आगे बताते जाएंगे कि किसका कहाँ मुख्यालय है। और भी इंटरनेशनल यानी इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ने होंगे, जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशन है वो हम लोग एक नज़र देखेंगे उसमें। ये हो गए यूएनओ, ये लीग ऑफ नेशंस के 5 अंग।
इन 5 अंगों के अलावे अब राष्ट्रसंघ की असफलता के राष्ट्रसंघ के सफल कार्य पढ़ेंगे और राष्ट्रसंघ का जो सफल कार्य है और असफल कार्य भी हुए हैं, और फिर राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और आपसे एक गुजारिश है हमारी, एक छोटी सी चीज़ हम आपसे मांगते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है कि ज्ञानवर्धक है, तो एक छोटी सी चीज़ जो सब्सक्राइब होता है वो आप कर दें, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पर जा कर के उसको यानी दबा दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।